नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे एक खौफनाक और दर्द भरी कहानी। एक कहानी है महाराष्ट्र की। इस कहानी की शुरुआत होती है अंजनाबाई से। अंजनाबाई महाराष्ट्र में नासिक की रहने वाली थी। छोटी मोटी चोरियां करना उसका धंधा था। वो एक दिन एक ट्रक ड्राइवर के साथ पुणे में भाग गई और उसके साथ शादी कर ली। 1973 में रेणुका का जन्म हुआ और जब अंजनाबाई की हरकतें ट्रक ड्राइवर को पता चली तो उसने अंजनाबाई से छुटकारा पाने के लिए उन दोनों को छोड़कर भाग गया। उसके थोड़े दिन बाद ही अंजनाबाई ने एक रिटायर आर्मी ऑफिसर मोहित गावित से विवाह किया, जिसके बाद 1975 में सीमा गावित का जन्म हुआ। असल कहानी अंजनाबाई और उसकी दो बेटियां रेणुका और सीमा से शुरू होती है। उनके अपराध की हिस्ट्री ज़्यादातर छोटी मोटी चोरियां, चेन स्नैचिंग और पिक पॉकेटिंग की थी, इसलिए उनके ऊपर बहुत सारे गुनाह दाखिल किए गए थे। उसी के चलते उसका दूसरा पति मोहन गावित ने अंजनाबाई और दो बेटियां रेणुका और सीमा को छोड़ दिया, लेकिन तभी भी अपना पेट भरने के लिए उन्होंने चोरी करना जारी रखा। ऐसे ही साल बीतने के बाद अंजनाबाई ने अपनी बड़ी बेटी रेणुका की शादी 1989 में किरण शिंदे नाम के शख्स से एक मंदिर में करवाई। वो भी पुणे में रहता था और पेशे से टेलर का काम करता था। एक दिन 1990 में चतुश्रृंगी मंदिर में रेणुका अपने बच्चे के साथ चोरी करने गई थी। तभी वहां पर लाइन में खड़े कुछ लोगों को ध्यान में आया कि अपने पर्स पॉकेट गायब हुए हैं। तब कुछ लोगों की नज़र तेजी से चल के जाने वाली रेणुका पर पड़ी। सब ने उसके ऊपर आरोप करना शुरू किया। तभी उसने अपने बच्चे की कसम खाकर बोली कि मैंने चोरी नहीं की। बच्चा हाथ में होने के कारण सभी लोगों को उसके ऊपर विश्वास बैठ गया और उसको वहां से जाने दिया। उसने अपने बच्चे की मदद से छुटकारा पाया था। तभी इन तीनों को एक ध्यान में आया कि हम छोटे बच्चों का इस्तेमाल चोरी करने के लिए कर सकते हैं, जिससे बच्चे उन्हें आसानी से भागने में मदद करने के लिए एक मुखौटे के रूप में काम की चीज़ बन गए। उनका अपराध इतना बड़ा था कि तीनों ने 1990 और 1996 के बीच 40 से ज़्यादा बच्चों का अपहरण किया, जिसमें से अधिकतर बच्चे पुणे, ठाणे, कल्याण, कोल्हापुर और नासिक के थे। ज़्यादातर बच्चे गरीब घर के रहते थे। वो तीनों उन बच्चों को मंदिर और भीड़भाड़ जैसी जगहों से लालच देकर भगाकर ले जाती थी और उनका उपयोग चोरी करने के लिए करती थी। अभी एक चौंका देने वाली बात घटी। उनकी पहली हत्या का शिकार बना एक कोल्हापुर के भिखारी का बेटा, जिसे रेणुका ने उठाया और उसके बाद उसे पुणे लेकर गई। उस बच्चे का नाम उन्होंने संतोष रख दिया। उसके बाद 1991 में फिर से कोल्हापुर में लेकर गई, जहां सीमा को महालक्ष्मी मंदिर में चोरी करते समय पकड़ा गया। तभी सीमा के साथ अंजनाबाई, रेणुका और 1 साल का संतोष भी मौजूद था। तभी अंजनाबाई ने लोगों का ध्यान हटाने के लिए 1 साल के संतोष को जमीन पर फेंका। तभी लोगों का ध्यान संतोष के ऊपर गया और सीमा को उस जगह से भागने में सफलता मिली। संतोष खून से लथपथ बहुत रो रहा था। अंजनाबाई और रेणुका पकड़े ना जाए, इसी के कारण अंजनाबाई ने उसका सर बिजली के खंभे को पटका दिया और वही संतोष की मौत हो गई। और उन तीनों ने संतोष को एक रिक्शा के ढेर के पास फेंक दिया और वहाँ से भाग निकली। ऐसे ही वो बच्चों का इस्तेमाल करने लगी थी। वो लोग बच्चों को तभी जान से मारते थे जब वो बच्चे ज़्यादा रोने लगते थे। पुलिस को पोस्टमार्टम से पता चला कि उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंका गया था या बार बार पटक पटक के मारा गया था। एक हत्या में उन्होंने एक 2.5 साल की बच्ची की हत्या कर दी थी और उसके बॉडी को बैग में भर के सिनेमा हॉल गए और मूवी देखने के बाद घर आते समय उन्होंने उसके बॉडी को रास्ते में एक नाले में फेंक दिया। वो इतने खतरनाक थे कि 2 साल के बच्चे को उल्टा लटका दिया था और उसके सर को बार बार दीवार पर पटक पटक के उसको मार दिया था। अक्टूबर 1996, अंजनाबाई के पूर्व पति मोहन गावित की दूसरी पत्नी प्रतिभा ने उन तीनों के खिलाफ नासिक पुलिस में केस फाइल करी। उन्होंने ये आरोप लगाया कि प्रतिभा की 9 साल की बेटी क्रांति का अपहरण करके उसका खून किया था और उसके बॉडी को पुणे में नरसोबा शहर में गन्ने के खेत में फेंक दी। पुलिस के छानबीन की वजह से वो तीनों कुछ दिनों के लिए गायब हो गई, लेकिन उन तीनों को 19 नवंबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया क्योंकि उन्होंने फिर से प्रतिभा और मोहन की छोटी बेटी का अपहरण करने की कोशिश की थी। तभी उनके गिरफ्तार होने से उनकी जांच पड़ताल होने लगी। पुलिस ने उनके नासिक के घर की तलाशी ली।
तभी ऐसा सामने आया कि उन तीनों ने बहुत सारे बच्चों का अपहरण किया था, क्योंकि उनके घर में बहुत सारे बच्चों के कपड़े और खिलौने मिले। सीमा ने ही क्रांति का अपहरण किया था, वो उसने कबूल किया, लेकिन वो सब अंजनाबाई के कहने पर करती थी, ऐसा उसने बताया। गिरफ्तार करने के 2 साल के अंदर ही अंदर 50 साल की अंजनाबाई की बीमारी से मौत हो गई। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान 156 गवाहों की जांच की। उसी के चलते रेणुका के पति किरण शिंदे को भी अरेस्ट किया गया। जांच में ऐसा पता चला कि किरण शिंदे भी इन तीनों को अपहरण करने में मदद करता था। रेणुका के पति ने इन तीनों की सारी हकीकत बताई। उसी वजह से कोर्ट को केस सुलझाने में बहुत सरलता मिली। उसी के चलते किरण शिंदे की सहायता से अदालत ने उसे माफ़ कर दिया। कोल्हापुर कोर्ट में इन बहनों के ऊपर 13 अपहरण और 10 हत्याओं का आरोप लगाया गया। 29 जून 2001 को उन्हें 6 हत्याओं में दोषी पाया गया। बाकी 4 हत्याओं के खिलाफ कुछ सबूत ना मिल सके। कोर्ट के चक्कर खाते खाते 31 अगस्त 2006 में इन दोनों बहनों को मृत्युदंड की शिक्षा सुनाई गई, लेकिन इस केस को बहुत लंबा खींचा गया। बीच बीच में माफ़ीनामे भी होने लगे। ऐसे ही खींचते खींचते यह केस चला 18 जनवरी 2022 तक। तब हाईकोर्ट ने एक फैसला लिया कि उन्हें मृत्युदंड की शिक्षा के बजाय आजीवन कारावास की शिक्षा दे दी जाए। इसलिए सब लोग बहुत हैरान हो गए। उनके बच्चे गायब हुए थे, वो लोग कोर्ट के इस फैसले से जरा भी खुश नहीं थे। उनकी इच्छा ऐसी थी कि इन 2 हैवानों को फांसी में लटकाना चाहिए, ऐसी थी। लोगों का कहना था कि उन्हें तड़प तड़प कर मरने को छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो दोनों बहनें आज भी एरोडा जेल में आजीवन कारावास शिक्षा के चलते जीवित हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है वो कमेंट में ज़रूर बताना, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।